गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। आज बात करेंगे कोरोना वायरस के टेस्टिंग के ताल्लुक से। हमारे बहुत सारे रीडर्स मुझसे सवाल कर रहे थे कि क्या कोरोना वायरस की टेस्टिंग में मैस है, क्यों ऐसा होता है कि आज एक पॉजिटिव होता है कल नेगेटिव हो जाता है, 2-3 दिन के बाद आरटीपीसीआर नेगेटिव आता है लेकिन सीरोलॉजी पॉजिटिव है। क्या कोई इसके अंदर कंस्पिरेसी तो नहीं है? क्या गवर्नमेंट को इससे पैसा मिल रहा है पॉजिटिव नेगेटिव करने से? इस तरह की बहुत सारी डिसइंफॉर्मेशन और कंस्पिरेसी थ्योरी कोरोना वायरस के टेस्टिंग के ताल्लुक से आ रही थी। तो आज का ये वीडियो इन्हीं क्वेश्चन को एड्रेस करता है कि क्या टेस्टिंग 100% एक्यूरेट है, क्या टेस्टिंग का मतलब पॉजिटिव आने का मतलब लाजमी तौर पर आपका सिम्टोमेटिक होना है, या क्या पॉजिटिव आने के बाद आपके अंदर सीवियर सिम्टम्स ज़रूर आएंगी वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं इस स्लाइड में कि सबसे पहले इस बात को समझने की ज़रूरत है कि वायरस नया है, इसलिए इसकी टेस्टिंग भी नहीं है, इसकी किट भी नहीं है और उतना ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वक्त नहीं मिल पाया है साइंटिस्ट हजरात को भी। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि एक और आस्पेक्ट टेस्टिंग के ताल्लुक से कि कितना टेस्ट किया जाए, कहाँ टेस्ट किया जाए, किसको टेस्ट किया जाए, ये सारे आस्पेक्ट भी रहे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इस पर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे वो वाइड स्प्रेड चीज़ों की जो टेस्टिंग के ताल्लुक से कोरोना के ताल्लुक से चल रही हैं। और ये बात इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि टेस्टिंग सिर्फ अभी 2-4 महीने या इसमें रुकने वाली नहीं है। आपको ये बात अब आप सब ये बात वाजे हो चुकी है, लोग समझ रहे हैं कि अब इस वायरस के साथ शायद हमको लंबे अरसे तक रहना पड़े। वैक्सीन के ताल्लुक से अब डे बाय डे हमको समझ में आ रहा है कि इतनी जल्दी वैक्सीन नहीं आ पाएगी। थेरेपेटिक टारगेट या इसके इलाज के ताल्लुक से भी बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। हालांकि बहुत सारे आती रहती हैं ख़बरें, लेकिन कोई प्रॉमिसिंग आस्पेक्ट इसका हमको तो नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर इस वायरस के साथ लंबे अरसे से जीना है तो हमको टेस्टिंग के ताल्लुक से हमारी मालूमात सही होनी चाहिए। हमको टेस्टिंग की क्या क्या लिमिटेशंस हैं वो मालूम होना चाहिए। टेस्टिंग के बाद पॉजिटिव आने के बाद भी क्या क्या आस्पेक्ट हो सकते हैं वो भी हमको जहन में रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि हम वायरस को 3 तरीक़ों से टेस्ट कर सकते हैं। एक तो आरटीपीसीआर बेस्ड है जो सबसे मशहूर टेस्ट है, सबसे एक्यूरेट है, और दूसरा सीरोलॉजिकल बेस्ड है जिसमें आईजीजीएम, आईजीजी और आईजीएम 2 एंटीबॉडीज़ को हम टेस्ट करते हैं। और आप जानते हैं कि सीरोलॉजिकल टेस्ट जो है वो सबसे आसान होता है। तीसरा एंटीजन बेस्ड टेस्ट है जो अभी भी डेवलप हो रहे हैं। तो ये जो स्लाइड आपको दिख रही है इसके अंदर ये तीनों टेस्ट आपको नज़र में आप देख सकते हैं। अब टेस्टिंग में सीरोलॉजी में क्या होता है कि आपके अंदर अगर वायरस ने हमला किया है, आप उससे संक्रमित हो गए हैं, आप उससे इन्फेक्ट हो गए हैं, तो आपके अंदर आपकी बॉडी उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाती है। उनमें सबसे पहले जनरली आईजीएम जो आता है और उसके बाद आईजीजी। तो अगर आपके ब्लड को निकाला जाए, उसके सीरम को आइसोलेट किया जाए और एक किट ऐसी बनाई जाए जिसके अंदर के उन एंटीबॉडी को पहचानने की सलाहियत हो, तो वो टेस्ट ऑलरेडी डेवलप लोगों ने किए हैं और उसकी जो है उसकी बेसिस पे उसको सीरोलॉजिकल टेस्ट नाम दिया जाता है। अब यहीं से असल मसला शुरू होता है। सीरोलॉजिकल टेस्ट में बायोलॉजिकल फॉल्स पॉजिटिव और बायोलॉजिकल फॉल्स नेगेटिव 2 चीज़ें आती हैं। बायोलॉजिकल फॉल्स पॉजिटिव में ये आता है कि आपको संक्रमण है, आपको वायरस हुआ है, लेकिन टेस्टिंग किट आपको बताती है कि नहीं हुआ है। बायोलॉजिकल फॉल्स नेगेटिव में ये आता है कि आपको नहीं हुआ है कोई संक्रमण, लेकिन फिर भी वो एंटीबॉडी आपके अंदर है, ऐसी ये किट बताती है। इसको बायोलॉजिकल फॉल्स पॉजिटिव और बायोलॉजिकल फॉल्स नेगेटिव रिस्पेक्टिवली कहते हैं। तो आप समझे कि कोई भी किट 100% एक्यूरेसी और स्पेसिफिसिटी में नहीं है। यानी अगर 100 टेस्ट करते हैं तो बहुत बार ऐसा हो सकता है किसी किट में 6 बायोलॉजिकल फॉल्स पॉजिटिव आ जाएं, किसी किट के अंदर 12 बायोलॉजिकल फॉल्स पॉजिटिव आ जाएं, या 6 बायोलॉजिकल नेगेटिव आ जाएं, या 6 बायोलॉजिकल पॉजिटिव आ जाएं। इस तरीके से ये इसकी एक्यूरेसी और स्पेसिफिसिटी नहीं होती है। इसको बात को समझने की ज़रूरत है। तो फिर ये जो असिम्टोमेटिक चीज़ें आ रही हैं कि भाई कोई लक्षण नहीं है लेकिन फिर भी हमारा पॉजिटिव आ गया, ऐसा क्यों होता है? तो ये स्लाइड आपको बताती है कि जो इंडिविजुअल्स पॉजिटिव टुडे निगेटिव आफ्टर फ्यू डेज, और इंडिविजुअल नेगेटिव टुडे पॉजिटिव आफ्टर फ्यू डेज, ये जो आता है, और असिम्टोमेटिक इंडिविजुअल पॉजिटिव, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एंटीबॉडी प्रोडक्शन है। यानी जिस वक्त आपको संक्रमण हुआ, इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं उसके लिए एक टाइम लगता है। फिर वो एंटीबॉडीज़ आपके ब्लड में आएंगी और फिर डिटेक्ट होंगी। तो इसके लिए ख़ास टाइम लगता है, इसलिए ये चीज़ जो है इस तरह का सिनेरियो बनता है। मैं अगर आपको एक्सक्लूसिवली स्लाइड में बताऊं, सिनेरियो 1 कि भाई किसी को पॉजिटिव आया आज और कुछ दिनों के बाद उसको नेगेटिव आया, तो क्या रीज़न है? सीरोलॉजिकल टेस्टिंग पॉजिटिव, पीसीआर टेस्टिंग नेगेटिव।
यानी पीसीआर भी ये आप डिटेक्ट करते हैं कि वायरस आपके अंदर है या नहीं, लाइव वायरस। और सीरोलॉजी में आप क्या देखते हैं कि आपको के अंदर आईजीजी और आईजीएम ये दो एंटीबॉडीज़ हैं या नहीं है। तो ये स्लाइड आपको बताती है, बिकॉज वायरस को आपने डिफीट कर दिया आपके सिम्टम ने, आपके बॉडी ने, लेकिन एंटीबॉडीज़ आईजीजी और आईजीएम आपके बॉडी ब्लड में फिर भी रहते हैं और वो डिटेक्ट होते हैं सीरोलॉजिकल टेस्टिंग से। लेकिन क्योंकि वायरस को तो आपकी बॉडी ने ख़त्म कर दिया, तो अब लाइव वायरस नहीं है, तो आरटीपीसीआर नेगेटिव आता है। इसलिए कहते हैं कि भाई आज तो नेगेटिव दिया था और 7 दिन के बाद पॉजिटिव दे दिया, या आज पॉजिटिव दिया था 7 दिन के बाद नेगेटिव दे दिया, वो इसी वजह से। सिनेरियो 2 में क्या होता है, इंडिविजुअल नेगेटिव टुडे पॉजिटिव आफ्टर फ्यू डेज। रीज़न क्या है कि सीरोलॉजिकल टेस्टिंग नेगेटिव हो गई, लेकिन वायरस आपके अंदर था, लेकिन एंटीबॉडी आने के लिए टाइम लगता है। तो पहले जब आपकी सीरोलॉजिकल टेस्टिंग की गई तो आप नेगेटिव आ गए, लेकिन 7 दिन के बाद जब आपको देखा गया तो वायरस बढ़ चुका था आपके नेजल स्वैब्स में और इसमें हलक में, उसके डिटेक्शन की जा सकती थी, और इस तरीके से फिर आप आज 8 दिन के बाद पॉजिटिव आ गए, जबकि जब आपको क्वारंटाइन सेंटर ले जाया गया था तब आप नेगेटिव थे, फॉर एग्जांपल। तो ये स्लाइड आपको सिनेरियो 2 ये बताती है। तो ऐसा क्यों होता है? ये नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या कोई कंस्पिरेसी है या गवर्नमेंट कुछ कर रही है इस तरह के? मेरे ख्याल से ये सब सोचने के बजाय आपको प्योर जो जैसे ये स्लाइड बताती है कि लॉजिस्टिक ऑफ बायोकेमिकल टेस्टिंग होती है, तो कुछ तो इश्यूज किट्स के साथ है ना। आप जानते हैं कि यूके में 20 मिलियन यूरो या 20 मिलियन पाउंड की किट उन्होंने वापस करी थी। आप जानते हैं तंजानिया में गलत किट पहुंचने की वजह से पपैये और दूसरे चीज़ों में भी पॉजिटिव बता रहा था, लोग उसको कंस्पिरेसी थ्योरी के तौर पे फिर मशहूर कर दिया, हालांकि वो किट का प्रॉब्लम था असल में, क्योंकि किट्स भी नई नई बनाई हुई हैं, बहुत ज़्यादा उस पर रिसर्च भी हुई है, जैसे मैंने बताया। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि किट्स के इश्यूज़ का, यानी उसके स्टोरेज का इशू है, इसी तरह किट का जो ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह, किट का स्टोरेज है, उसका ट्रांसफ़र, ये सब लॉजिस्टिकली बायोकेमिकल टेस्टिंग में इश्यूज़ होते हैं। तो इस वजह से भी अक्सर ये पॉजिटिव और निगेटिव का पूरा खेल चल रहा है। तो हमको ये समझना चाहिए कि ये साइंस इसके पीछे जो है वो स्टिल डेवलपिंग है, इसलिए सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, ना कि कोई दूसरे एंगल की वजह से, है ना कि कोई हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है वगैरह। मेरा ऐसा मानना है कि इसमें प्योर बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है, नई किट्स हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वालिटी का एश्योरेंस से गुजरी नहीं है। लेकिन इस तमाम मालूमात का मतलब ये नहीं है कि जो भी किट्स हैं वो कोई फ़ायदे की नहीं है या सब गलत टेस्ट आ रहे हैं। नहीं, एक पर्टिकुलर परसेंट है छोटा सा, वो ज़ाहिर सी बात है, जब तक कि हाईएस्ट सोफिस्टिकेटेड किट्स हमारे पास नहीं आएंगी तब तक हमको उससे काम चलाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो भी टेस्टिंग हमारे पास अवेलेबल है अभी, उसकी अपनी एक्यूरेसी और स्पेसिफिसिटी है, उसके हिसाब से सारे टेस्ट हो रहे हैं और उसके हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव भी आ रहे हैं, और उसमें जो कुछ भी गलती के इम्कान हैं उसका हमने इस वीडियो में तस्करा कर दिया है। तो जब तक कि हमारे पास सोफिस्टिकेटेड किट्स नहीं आती हैं तब तक हमको इन्हीं के रिजल्ट से काम चलाना पड़ेगा। ये बात भी समझने की है कि पॉजिटिव होने के बाद लाजमी आपको बीमारी बहुत बढ़ जाएगी और हम कोई मर जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर आदमी का इम्यून सिस्टम डिफरेंट है, उसके हिसाब से वो रिकवर होता है या फिर आगे की तरफ कॉम्प्लिकेशंस में जाता है। इसी के साथ साथ ये भी समझना है कि नेगेटिव आने का मतलब हमेशा आप नेगेटिव रहेंगे ऐसा नहीं है, कभी भी संक्रमण हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक खौफ की हालत में, एक पैंडेमिक का जो ट्रॉमा होता है उसकी हालत में जीने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस वायरस को हमारे साथ रहना है तो ज़ाहिर सी बात है हमको भी इसके साथ रहना है लॉन्गर रन में, जब तक कि इसकी कोई इफ़ेक्टिव हमारे पास नहीं आती है। जनरली नई रिसर्च जो आ रही है उसके हिसाब से ये फ्लू लाइक वायरसेस के में एक और एडिशन है, तो उससे इतना घबराने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जितना कि इनिशियली हुआ गया था। अब हमारे पास सब्सटेंशियल डेटा आ रहा है, डेथ रेट इसका बहुत कम हो चुका है, और हम लोग कुछ इंडियन एस्पेक्ट भी हैं इम्यूनोलॉजी के, जिसके हिसाब से ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे यहाँ जिस हिसाब से मैथमेटिकल प्रोजेक्शन थे उतने अभी भी इन्फेक्टिविटी उतनी उसकी नहीं बढ़ी है। तो उस लिहाज से जब तक कि टेस्टिंग हमारे पास है उसी टेस्टिंग पर रिलाई करते हुए हमको सेफ़ रहना है, और मेन बात यह है कि अवेयर रहना है। डिसइंफॉर्मेशन का ये एक बहुत बड़ा मसला इस पैंडमिक के साथ है, और इसको बीट हमको करना है, इस डिसइंफॉर्मेशन को, इस मिसइंफॉर्मेशन को, डिसइंफॉर्मेशन को और फेक न्यूज़ को हमको बीट करना है। ये वीडियो भी इसका एक हिस्सा है। तो अगले वीडियो तक के लिए आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।